बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। और जो मामला अमेरिका से शुरू हुआ था वो बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पाकिस्तान की हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को उसकी वजह से एक मुसीबत पड़ी हुई है। इनका अंदाज़ा पहले ये था कि वहाँ पे अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक ही इलेक्शन होगा और जो बाइडन दोबारा जीत जाएगा उसकी पार्टी आ जाएगी और ये अपनी पॉलिसीज़ के साथ आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन मुसलमानों ने बहुत बड़ी तादाद में वोट डाला डोनाल्ड ट्रंप को वैसे भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे वोट पड़ा है और उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने वो इलेक्शन जीत लिया। अब अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हो गई है तो जो उसकी प्रॉक्सीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये उनकी भी शिकस्त है और उनके खिलाफ अब मामला आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन को जाते जाते बहुत बड़ी मिकदार में हथियार देना चाहता है जो बाइडन या उनकी इंतजामिया। डोनाल्ड ट्रंप और उनके लोग इसके खिलाफ हैं। अब वो फौरी तौर पे ये हथियार पहुंचाना चाह रहे हैं, इमदाद देना चाह रहे हैं। इस हवाले से अमेरिका में एक अपोजिशन और हुकूमत के बीच में, या आप ये समझ लें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में इस वक्त एक सर जंग जैसी कैफियत बनी हुई है। लेकिन पाकिस्तान को लेकर जो अमेरिका की आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अज़ाइम बहुत क्लियर होते चले जा रहे हैं। यानी ट्रंप और उसकी टीम के हवाले से तमाम टीवी चैनल्स को पाकिस्तान में यह हदायत की गई है कि तमाम टीवी चैनल मोहतात रहें और ट्रंप की या उनकी टीम के किसी मेंबर की तज़हीक ना की जाए, कोई तज़हीक अवैध गुफ्तगू ना की जाए। अगर तो ये खबर दुरुस्त है और ये खबर मुख्तलिफ सोर्सेज से आई है और ये इस खबर के ऊपर अगर हुकूमत पाकिस्तान कायम रहती है और एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की कायम रहती है तो फिर आपको सबूत इस तरह मिलेगा कि वो चंद नाम जिसे भर्ती किया गया, हुकूमत के बाद हमायती लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान टेलीविजन में भर्ती किया गया, अगर वो ट्रंप और उसकी आने वाली टीम के खिलाफ बात करना बंद कर देंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई में हुकूमत की ये पॉलिसी है। नाज़रीन, पहले पाकिस्तान के मीडिया में क्या चल रहा है, अमेरिका में किसी को इसका पता ही नहीं होता था। ना अमेरिका की हुकूमत की इस पर तवज्जो होती थी, ना वो कभी इस तरफ देखते थे। इतना इंपॉर्टेंट उनके लिए था भी नहीं। इवन पाकिस्तान भी उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, माजी में अपनी स्ट्रेटेजिक वैल्यू की वजह से अफगानिस्तान में उनके इंटरेस्ट या चाइना में उनके इंटरेस्ट, अभी तो इंडिया उनका एक ऐसा पार्टनर है जिससे वो बहुत सारा कुछ हासिल कर लेते हैं खित्ते में। अफगानिस्तान और रशिया को लेकर और सेंट्रल एशिया को लेकर या ईरान को लेकर अमेरिका के जो इंटरेस्ट थे उसकी वजह से पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाता था। लेकिन अभी सूरत हाल वैसी नहीं है और ट्रंप की दिलचस्पी कोई नई जंगें छेड़ने में है भी नहीं। तो पहले ये होता था कि पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है इस हवाले से अमेरिकन को बिल्कुल परवाह नहीं होती थी और ना उन्होंने कभी इस बारे में सोचा और इसका फायदा पाकिस्तान के सियासतदान और हुकूमतें उठाते थे। हुकूमत यह करती थी कि अमेरिका में जाकर अमरीकी बयानियां, पाकिस्तान में आकर पाकिस्तानी बयानियां, यानी अवाम के सामने अमरीका को गालियां देते थे और अमरीका के सामने जाकर घुटने टेक देते थे। तो ये एक दोगली पॉलिसी चलती थी पाकिस्तानी सियासतदानों की जानिब से, जिसके ऊपर अमेरिकन अक्सर एतराज़ भी करते थे और वो रिपोर्टें यही लिखते थे कि पाकिस्तान हमेशा हमारे साथ डबल गेम खेलता है। पाकिस्तान के अंदर ये कुछ और होते हैं और अमेरिका जाकर हमारे सामने ये कुछ और बन जाते हैं। तो उसकी वजह से पाकिस्तान का एतबार भी नहीं होता था। इमरान खान साहब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं। वो अमेरिका में गए, उन्होंने उसी तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, बातचीत देख लें, तो वो क्लैरिटी थी उसमें। और पाकिस्तान में आए तो वहाँ पर भी उनकी क्लैरिटी थी। और ये इमरान खान साहब की ट्रेनिंग है ना। आप ये देखें कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को मदद फराहम करने वाली 4 कंपनियों के ऊपर पाबंदियां लगाई तो हुकूमत से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी मजम्मत की है। जुल्फी बुखारी और उमर अयूब या बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, इन सब ने इंतजार नहीं किया इस बात का कि हुकूमत इसके ऊपर क्या करती है या इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ आता है। नहीं, स्टेट में सबने कहा जी पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाना या पाकिस्तान के हथियारों को शक की नज़र से देखना या पाकिस्तान में हथियारों को कमज़ोर करना, पाकिस्तानी मिलिट्री को कमज़ोर करना, ये हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि इसको एक दोहरा मेयार करार दिया, क्योंकि इंडिया के बारे में उनकी पॉलिसी कुछ और है। वैसे मैं आपको ये बता भी देता हूं कि दूर तक मारने की सलाहियत पे अमेरिका को एतराज़ है ना। अभी उनकी कोई खबरें भी आ रही हैं कि जनाब पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है कि जो खित्ते में अमरीकी मफादात हैं उनको हिट किया जा सकता है या अमेरिका के ऊपर भी पाकिस्तान अपने मिसाइल्स के साथ अटैक कर सकता है। अमेरिका और पाकिस्तान ऐसे हैं कि ग्लोब के 2 अलग अलग कोनों पर हैं। पाकिस्तान के पास इतना लॉन्ग रेंज तो कोई मिसाइल नहीं है जो जाकर अमेरिका में हिट कर दे। हाँ, लेकिन इस खित्ते में अमेरिका जहां पे मौजूद है वहां पे पाकिस्तान तक का मिसाइल पहुंच सकता है। यानी इस रीजन में जहां अमेरिका के बैरी बेड़े हैं या कुछ और है, तो वो उस हिसाब से अगर वो खबर कह रहे हैं तो वो तो बात ठीक है उनकी कि वो पाकिस्तान की एक्सेस में आ सकता है, पाकिस्तान अगर अपने मिसाइल प्रोग्राम को ऐसे ही कंटिन्यू रखता है तो। लेकिन असल मामला क्या है? असल मामला है इसराइल का। पाकिस्तान अगर लॉन्ग रेंज वेपन्स अपने बनाता रहता है तो इसराइल खतरे में आ जाता है और इसराइल कभी नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तानी रेंज का शिकार हो जाए। अब जरा अगर आप मुवाजना करें पाकिस्तान का और इंडिया का तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कहां खड़ा है। पाकिस्तान का जो सबसे दूर तक हिट करने वाला मिसाइल है, जो सबसे दूर तक मारता है, उसका नाम है शाहीन 3।
ये शाहीन 3 सबसे दूर तक मारता है। इसकी जो रेंज है मैक्सिमम वो है 2750 किलोमीटर, यानी 2750 किलोमीटर तक शाहीन 3 जो है वो हिट कर सकता है। और ये पाकिस्तान का वो हथियार है जो सबसे दूर तक बैलिस्टिक मिसाइल मारता है। इंडिया का जो हथियार है जो सबसे दूर तक हिट कर सकता है उसका नाम है अग्नि 5। और अग्नि 5 की जो मैक्सिमम रेंज है वो 5000 से 5500 तक बताई जाती है, यानी 5000 तो कंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि अग्नि 5 मारता है। पाकिस्तान से दुगनी इंडिया के पास कैपेसिटी है कि उनका मिसाइल पाकिस्तान से दुगनी रेंज तक जा सकता है वॉर हेड्स को लेकर। लेकिन इंडिया को अपने लिए खतरा नहीं समझता, ना इसराइल ना अमेरिका अपने मफादात के लिए खतरा समझता है। पाकिस्तान के बारे में एक ट्रस्ट डेफिसिट है और पाकिस्तान को लेकर इसराइल और अमेरिका ये बड़े मोहतात रहते हैं। तो एक दोहरा म्यार है। हालांकि पाकिस्तान अमेरिका का नॉन नेटो इत्तेहादी भी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का ट्रस्ट नहीं है। और ये वजह पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने कभी भी क्लैरिटी के साथ बात नहीं की, हमेशा धोखा देने की कोशिश की है। बहुत सारे अमेरिकन को यह लगता है, यानी हमें जहां अमेरिकन से बहुत सारे शिकवे और शिकायतें वहां उनको भी हमसे है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरन इसकी मजम्मत की है, जबकि हुकूमत अभी सोच रही थी कि मजम्मत करनी है या नहीं करनी। यह फर्क है इमरान खान में और बाकी लीडरशिप में, वो फायदा और नुकसान देखकर फैसला करते हैं, जबकि इमरान खान साहब पाकिस्तान का फायदा और नुकसान देखकर फैसला करते हैं और उनके लोगों ने भी यही रविश अपनाई है। अब हुआ यह है कि वो अमेरिकन जिन्हें पाकिस्तान के मीडिया की फिक्र नहीं होती थी, उन्हें कैसे पता चलना शुरू हो गया, तो उसकी वजह ओवरसीज पाकिस्तानी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं, वो लॉबिंग उन्होंने अपनी बड़ी जबरदस्त और तगड़ी कर ली है। कुछ पहले से ही इस काम में मुतहर्रिक थे, कुछ अब मुतहर्रिक हो गए हैं और अब उन्हें पाकिस्तानी अवाम की और ओवरसीज पाकिस्तानियों की पूरी दुनिया से बड़ी तगड़ी सपोर्ट भी है। और वो खुल खुलाकर जो है वो पाकिस्तान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। और इस लॉबिंग का इस वक्त जो टारगेट है वो मौजूदा हुकूमत है। पाकिस्तान में जो मौजूदा रिजीम है या उसके सहूलतकार हैं वो उनको टारगेट कर रहे हैं। अब अमेरिकन को वो तमाम चीज़ें बताते हैं और पहुंचाते हैं कि जनाब आपके बारे में पाकिस्तान में ये हो रहा है और ये किया जा रहा है और ऐसे किया जा रहा है और इस किस्म के जुल्म और ज्यादतियां पाकिस्तान में हो रही हैं। तो लगातार आवाज़ें उठ रही हैं। अब दो और आवाज़ें उठी हैं, जबकि रिचर्ड ने मजीद ट्वीट्स कर दिए हैं। एक तो जनाब पाकिस्तान के मीडिया को जब यह कहा गया कि आपने अब अमेरिका की आने वाली हुकूमत के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, तो मीडिया में कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि सर देखें वो तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो फिर ये तो वन साइडेड हो गया, ये तो इमरान खान का मौक़िफ़ ठीक था कि हम गुलामी कर रहे हैं। वो फिर उन्होंने कहा नहीं जी, दोनों तरफ से सीज़ फायर हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाए। आपने यहां से कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी कि अमेरिका की आने वाली हुकूमत की तौहीन हो जाए, लिहाजा वहां से भी अब नहीं होगी। तो इसके ऊपर हमारे कुछ दोस्तों ने जो है वो इसको सोशल मीडिया में चढ़ा दिया कि अमेरिका की जानिब से अब कोई ट्वीट नहीं आएगा या उनकी जानिब से अब कोई इस तरह की हरकत नहीं होगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा रिचर्ड ने दोबारा लिख के डाल दिया कि फ्री इमरान खान। तो वो लगातार ये चीज़ें कर रहे हैं और ना सिर्फ रिचर्ड ये कर रहे हैं, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है उन सब ने यह फैसला कर रखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके ऊपर उन्होंने क्या मौक़िफ़ लेना है। अब ये एक एडियानो एस्पेराल्ट है, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के रुकन है, इन्होंने भी एक ट्वीट किया है और ये जनाब अहम अमरीकी पॉलिटिशियन है। उन्होंने लिखा जी कि आई एम डीपली ट्रबल्ड बाय द रीसेंट रिपोर्ट्स alleging that dozens of protesters in Pakistan were killed by the national government। वो ये कह रहे हैं जी मुझे बड़ी तकलीफ है इस बात से और ये पाकिस्तान के अंदर दर्जनों जो एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन हैं उन्हें पाकिस्तान की जो कौमी हुकूमत है उन्होंने कत्ल कर दिया है। और इसके ऊपर उन्होंने ये कहा जी कि उसको कवर अप भी किया गया है इस जालिमाना कदम को। और साथ ही उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि स्टेट डिपार्टमेंट को इन इल्ज़ामात के हवाले से एक साफ सुथरी तहकीकात जो है वो करवानी चाहिए और इंटरनेशनल पार्टनर्स जो हैं अमेरिका के उन्हें भी इसके बारे में देखना चाहिए। तो जनाब एक तो ये स्टेटमेंट और आ गया, मजीद रोज़ाना कोई ना कोई नया बंदा बोलता है जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा है। जॉर्ज गलोवे का बरतानिया में सियासतदान भी है, रॉयटर भी है, इनका भी स्टेटमेंट आ गया है पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने भी कहा फ्री इमरान खान एंड ऑल पोलिटिकल प्रिजनर्स इन पाकिस्तान। ये उन्होंने भी जनाब ट्वीट कर दिया है और लगातार रीट्वीट हो रहे हैं, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार इनको रीट्वीट्स मिल रहे हैं। इनकी रीच बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ती चली जा रही है। इमरान खान साहब के ट्विटर को टारगेट किया जा रहा है, इमरान खान साहब के सोशल मीडिया को टारगेट किया जा रहा है। और अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से चंद आवाज़ें जो चुनी गई थी कि आप सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट कर दें, अटैक कर दें, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से अब चंद आवाज़ें बोलना शुरू हो गई हैं कि सोशल मीडिया को टारगेट ना किया जाए, सोशल मीडिया आईना है। जितना जुल्म होता है वो उतना रिएक्शन देते हैं, जितना जबर और फसाइयत होती है वो उतना रिएक्शन देते हैं।
अब मुझे बताएं ना कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर एक छोटे से कमरे के अंदर खुड्डे में बंद कर दिया जाता है, उन्हें कई दिन बाहर नहीं आने दिया जाता, उनकी लाइट बंद कर दी जाती है, उन्हें एक जुल्म और जबर का सामना करना पड़ता है इमरान खान साहब को शदीद तरीन। और जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बात जरूर करते हैं, लेकिन उनकी एफर्ट में वो जान नजर नहीं आती जो होनी चाहिए। वो इमरान खान साहब को रिलीफ दिलाने में नाकाम रहते हैं। तब पूरी दुनिया में जब ये खबर बाहर निकलती है तो पूरी दुनिया में एक उसके ऊपर रिएक्शन आता है। अब वो रिएक्शन कितना होगा ये हर आदमी अपने तौर पे तय करेगा। तो हर रिएक्शन एक एक्शन का नतीजा है। ये जो कुछ भी आज सोशल मीडिया पे हो रहा है, आज से पहले क्यों नहीं हो रहा था, ये सारा का सारा रिएक्शन है। अगर एक्शन रुक जाएगा तो रिएक्शन भी रुक जाएगा। हाँ, चंद लोग हैं जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो एंटी पाकिस्तान है, या वो एंटी मिलिट्री है, या वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा हमेशा से खड़ा करते आए और आइंदा भी करते रहेंगे। ऐसे लोग मौजूद हैं, उनके खिलाफ आप एक बयानिया बना भी सकते हैं और वो लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन ये जो हजारों लाखों की तादाद में लोग आ गए बीच में, ये सारे गद्दार तो नहीं हो सकते ना। ये एक्चुअली सारे रिएक्शन दे रहे हैं जुल्म का, जबर का, फसाइयत का, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का। और ये रिएक्शन रुक जाएगा फौरी तौर पे जैसे ही जुल्म और जबर रुक जाएगा, जैसे ही एक्शन रुक जाएगा तो ये रिएक्शन भी रुक जाएगा, चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तानियों की आंखों का ऑपरेशन हो गया, ये बात अब हमेशा रहेगी, इससे हम भाग नहीं सकते। इमरान खान साहब का सोशल मीडिया तो टारगेट हो ही रहा है, लेकिन जो सोशल मीडिया को टारगेट करने वाले लोग थे उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ और आवाजें उठी हैं। जैसा कि बैरिस्टर सलमान नियाज़ी साहब ने बात की है, आमिर मुगल साहब ने बात की है, कुछ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दरीना लोग हैं वो ये बात करना शुरू हो गए हैं कि सोशल मीडिया जो है वो इमरान खान साहब ही उसकी पॉलिसी बताएंगे कि क्या है। और इनका ये मानना है कि इमरान खान साहब की ताकत और हथियार है सोशल मीडिया, इसे कमज़ोर करने का मतलब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को कमज़ोर करना है। उन्होंने कहा एक अहम नुकता ध्यान में रखना होगा कि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम सिर्फ इसलिए ही कह सकते हैं जो इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के बयानिए को फैलाती है, इससे हटकर कोई और बयानियां फैलाए वो हमारी सोशल मीडिया टीम हरगिज़ नहीं है। तो इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया के ऊपर बयानिया होता है ना, वो मैंने कई दफ़ा देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छे खासे जो अरकान असम्बली हैं वो भी उसको ट्वीट नहीं कर पाते। तो इसको जरा आप समझें थोड़ा सा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो खड़ी है मिसाल के तौर पे 20 पे, इमरान खान साहब खड़े हुए हैं 80 पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ा है, कभी 80 पे कभी 100 पे। ये नहीं वो इमरान खान साहब से 2 कदम आगे भी बाद बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ आकर खड़ी हो जाए बराबर पे, और जो रद्द-ए-अमल इमरान खान साहब का होता है, जिस बहादुरी से वो लिखते हैं या बोलते हैं, अगर ये यहां तक आ जाए तो फिर सोशल मीडिया के लोगों को ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत ना रहे। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान साहब के बयानिए को मौसर तरीके से नहीं चला पाती, जिसके बाद सोशल मीडिया के वो लोग जो पॉलिटिकली ट्रेंड नहीं है, वो मिडिल क्लास है, वो अपना रिएक्शन देते हैं, वो इमरान खान साहब के बयानिए को लेकर आगे बढ़ते हैं। जब उन्हें डायरेक्शन नहीं मिलती, सिर्फ इमरान खान साहब की एक ट्वीट या एक स्टेटमेंट मिलता है, तो फिर वो अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। इसको ये बहुत टेक्निकल है, जो समझदार लोग हैं उन्हें पता चल गया मैं क्या बात कर रहा हूं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की ताकत सोशल मीडिया है और ये सब लोग जानते हैं। इमरान खान साहब के अपने ट्विटर अकाउंट पे अगर आप देखें ना तो आपको हैरत होगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये अशर बाजवा साहब की एक रिसर्च है, इसको आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। सन 2022 दिसंबर से लेकर आज के दिन तक का डाटा उन्होंने इकट्ठा किया और यह डाटा बताता है कि दिसंबर 2022 में सबसे ज्यादा जो ट्विटर फॉलोअर्स थे किसी लीडर के पाकिस्तान में, वो इमरान खान साहब के 18.4 मिलियन थे। उसके बाद मरियम नवाज के 7.8, शहबाज शरीफ के 6.4, नवाज शरीफ के 1 मिलियन, बिलावल के 5 मिलियन, जबकि मौलाना फजलुर रहमान के 5,63,000। अब दिसंबर 2024 तक कितना फर्क पड़ा जरा आप ये देखें, इन 2 सालों के अंदर किसको अवाम ने कितना फॉलो किया। इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स के अंदर इजाफा हुआ गुज़िश्ता 2 सालों में वो 26,60,000 से ज्यादा हुआ, 26,60,000 से ज्यादा, और इसके लिए उन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। जबकि मरियम नवाज बेशुमार पैसा खर्च करने के बावजूद 3 लाख फॉलोअर्स इकट्ठे कर सकी। शहबाज शरीफ 3 लाख फॉलोअर्स, नवाज शरीफ 1 लाख फॉलोअर, बिलावल 1 लाख फॉलोअर, और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो 1 लाख फॉलोअर से भी कम इकट्ठे कर पाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो आवाज लोगों को सबसे ज्यादा अपील कर रही है वो इमरान खान की है। पाकिस्तान के सारे लीडर्स जितने भी हैं, बड़े बड़े लीडर्स, उन सबको मिलाकर जितने लोगों ने फॉलो किया है वो 25% बनता है।
यानी इमरान खान के मुकाबले में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन तमाम के जो बड़ी लीडरशिप है, उन सबको जितने लोगों ने फॉलो किया पूरे 2 साल में, वो 25% है। जबकि इमरान खान साहब को जो फॉलो किया गया इन 2 सालों में, वो अकेले आदमी को 75% है, हालांकि 1.5 साल से वो बंदा जेल में पड़ा हुआ है। अब आप अंदाजा कर लें कि इमरान खान साहब की सोशल मीडिया पे कितनी ताकत है और कितनी तकलीफ होगी इमरान खान साहब के इस सोशल मीडिया के अकाउंट से। नाज़रीन, अमेरिका के हवाले से एक बात मैं आपको कर दूं कि अमेरिका की जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसमें एक सोच डेवलप हो चुकी है और एक ट्रेंड उनके अंदर यह बन चुका है कि पाकिस्तान में जुल्म और ज्यादती हो रही है और उस जुल्म और ज्यादती को रुकना चाहिए। अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए यह बहुत मुश्किल होगा। इन्हें बहुत जल्दी यह फैसला करना पड़ेगा कि अमेरिका से टक्कर लेनी है, उनके साथ जंग करनी है, लड़ाई करनी है और उनके साथ एक नई लड़ाई में जाना है, या फिर इन्होंने पाकिस्तान में जो है वो ये 2 नंबरी और फ्रॉड बंद करना है जो जो बाइडन हुकूमत के साथ मिलकर इन्होंने शुरू किया था। जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, उन्होंने इनको खुली छूट दी है और फिर रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें इनको मुकम्मल सहूलतकारी मिली है। अब यह सहूलतकारी ठीक 1 महीने बाद बंद होने वाली है। तो क्या इसी पॉलिसी पर चलना है या अपनी पॉलिसी इन्होंने तब्दील करनी है? ये एक बड़ा अहम फैसला इनको करना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम तो ऐसा लगता है कि अपना फैसला कर चुकी है और वहां यह ट्रेंड बन चुका है कि पाकिस्तान में इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो जुल्म है, मुल्क में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, डी चौक का कत्लेआम, ये सारी चीजें। और आने वाले दिनों में अमेरिका में, बरतानिया में और कनाडा में, इन 3 अहम मुल्कों में डी चौक के अंदर होने वाले कत्लेआम को लेकर बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाली है और यह डेवलपमेंट होगी क्रिसमस की छुट्टियों के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से पहले। ये मैं आपको बता रहा हूं और बहुत क्लियर खबर है ये, और ये आप होता हुआ देखेंगे, उस वक्त मैं आपको याद दिलाऊंगा। एक और खबर है नाज़रीन, वो ये है कि पाकिस्तान में जो सफेद इमारत है इस्लामाबाद में, उसके अंदर से कुछ आवाजें उठी हैं, लेकिन इन आवाजों का क्या कोई फायदा है? यानी 3 जज साहिबान हैं जिन्होंने बात की, जमाल मंदोखेल साहब ने, अतरमुल्ला साहब ने और शहजाद खान साहब ने, और ऐसा लगता है कि अदलिया भी भरी हुई है, लेकिन फायदा कोई नहीं, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में अदलिया को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया है। अपनी मर्जी के जजों का बेंच बना लिया गया है, उस बेंच के जरिए से अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएंगे। बाकी अदलिया के इख्तियारात जो हैं वो बहुत कम कर दिए गए हैं और अदलिया के अंदर जजों की तैनातियों और अहम फैसलों के हवाले से पार्लियामेंटेरियंस को ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए हैं। और एक बैलेंस जो हमेशा हुआ करता था कि जजेस फैसले करते थे कि अदलिया कैसे चलेगी, वो फैसले अब जजेस नहीं कर पाएंगे, वो फैसले अवामी नुमाइंदगान करना शुरू कर देंगे। यानी वही अब जजों की तकरीरें और बाकी सारे मामलात पर हावी रहेंगे। यानी जिनके खिलाफ केसेस होते हैं वही बताएंगे जनाब जज किसको रखना और किसको नहीं रखना, और जजेस वफादारी की बुनियाद के ऊपर रखे जाएंगे। जजेस ओबीडियंस, इस बुनियाद पर कौन सा जज किस सियासी जमात से कितना वफादार है, इसकी बुनियाद के ऊपर जजों की तकरीरें अब ऐसे हुआ करेंगी जैसे अपने बंदे लगवाने हैं तो अपने जज लगवाने, ये चीजें होंगी। तो अदलिया का तो सत्यानाश हो गया, उसके बाद ये आवाजें उठने का फायदा क्या है? लेकिन फिर भी जस्टिस अतरमुल्ला ने कहा कि 2017 से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, जबकि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है, इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हुए हैं। जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर-ए-आज़म मारे गए, तीनों वज़ीर-ए-आज़म के मुकदमात का क्या बना? बलूचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है कि कुछ करने की ख्वाहिश नहीं है। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध और पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकस है। जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस होंगे यही हाल होगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, लोग चाहते हैं सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस अतरमुल्ला साहब ने कहा, यह इदारा सुप्रीम कोर्ट भी इतना सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसको जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी? आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते। जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने ऑब्जर्वेशन दी कि जिस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म का ये हाल हो कि आम आदमी का क्या हाल होगा। वज़ीर-ए-आज़म एक दिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होता है तो दूसरे दिन जेल में होता है, किसी को पता नहीं कि किसने कितनी देर वज़ीर-ए-आज़म रहना है। अब ये जजेस बोल रहे हैं, लेकिन ये जजेस तो वो है जो पहले भी बेचारे बोलते रहते थे। लेकिन अदलिया पे जैसा कंट्रोल इस हुकूमत ने किया है, सहूलतकारी के नतीजे में एमएनएस को अगवा करके पकड़ के इसको मार, उसको चुक, उसके बच्चे उठा, उसकी बीवी उठा, उसकी बहू उठा, ये जो इन्होंने किया है, अदलिया भी अब पाकिस्तान में टुथलेस है और इंसाफ जो है उसकी कोई उम्मीद बाकी नहीं है। अगर इंसाफ चाहिए तो अदलिया को आज़ाद होना होगा। क्या ये अदलिया आज़ाद हो पाएगी? उसी के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।